गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कल एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर जो है चर्चा कर रहे थे। एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंधन के जो प्रमुख सिद्धांत हैं या उनकी आवश्यकताएं हैं, वर्तमान समय में कहाँ हैं, कैसे यूज़ होती हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने उनके नेचर, डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। आज हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि प्रबंधन की अवधारणा, उसकी प्रक्रिया, उसके स्तर क्या क्या हैं तथा उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। हम इन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपरली विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं प्रबंधन की अवधारणा से, कि प्रबंधन की अवधारणा कहाँ से आई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। 1940 में पहली बार प्रबंधन को एक पेपर के रूप में जो है रखा गया, यानी प्रबंधन के सिद्धांतों को पहली बार जो है पेपर पे उतार के उनको करने की प्रक्रिया को विस्तृत तरीके से चालू किया गया था। 1940 में जब प्रबंधन का जो सिद्धांत मार्केट में आया, लोगों ने उसके ऊपर अपने रिस्पॉन्सेज दिए, तो उसमें 3 मुख्य जो प्रबंधन के एस्पेक्ट्स थे वो हमारे सामने आए थे। हम लोग देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है, लिखा हुआ है, आप देखिए, प्रबंधन अधिकारी के रूप में, प्रबंधन विज्ञान के रूप में और प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में। वर्तमान समय में हमारे पास जो भी प्रबंधन के स्वरूप हैं उनमें ये स्वरूप प्रमुख हैं, क्योंकि इन्हीं से प्रबंधन की अवधारणा का उदय किया गया है या इसकी शुरुआत हुई है। तो प्रबंधन जब शुरुआत में आया तो इसको हम एक अधिकारी के रूप में देखते हैं, यानी लीडर्स के रूप में देखते हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं तो ब्रिटिश एरा या ब्रिटिश काल में जितने भी वायसराय या लीडर्स हमारे यहाँ पर आए, उन्होंने जिस तरीके से देश को लीड किया, उसमें मैनेजमेंट का एक स्तर तो था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तथ्यों की या साइंटिफिक तथ्यों की कमी थी, जिसकी वजह से जो है वो एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कहा जा सकता था। आप कह सकते हैं काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप, एक तानाशाही जैसा स्वरूप था। लेकिन समय के साथ उसमें बदलाव आए, उसको वैज्ञानिक तथ्यों के हिसाब से परखा गया, तो वैज्ञानिक सिद्धांत भी हमारे सामने आए। ये वैज्ञानिक सिद्धांत जो है F.W. टेलर जी द्वारा दिए गए थे। F.W. टेलर के दिए गए कॉन्सेप्ट्स और हेनरी फेयोल के कॉन्सेप्ट्स जो थे, ये भविष्य में हमारे पास मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में आए। लेकिन चूंकि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि विज्ञान के रूप में कैसे उन्होंने काम किया। इसमें हम अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तीसरा है प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये एक स्पॉन्टेनियस या नेचुरल प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के होने का मतलब ये है कि आप चाहें या ना चाहें, इस ब्रह्मांड के अंदर होने वाली बहुत सारी घटनाएं स्वतः होंगी, वो किसी ना किसी तरीके से बैलेंस की जाएंगी या निर्धारित की जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हम मैनेजमेंट को अगर पढ़ेंगे तो ये एक प्रक्रिया ही होगी। आप कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद उसको धीरे धीरे ग्रोथ मिलती है, धीरे धीरे बोलना सीखता है, चलना सीखता है। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि बच्चे ने एकदम से ग्रोथ ले ली या बहुत जल्दी वो उम्र में बड़ा हो गया, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है। वो एक प्रोसेस के थ्रू होकर के ही जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज मैनेजमेंट प्रोसेस। अब हम लोग बात करते हैं प्रबंधन प्रक्रिया क्या है, ये कैसे काम करती है। वर्तमान समय में जो हमारे देश में ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, कल्चरल डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं, उनमें हम लोगों ने पाया कि बहुत सारी एडवांस चीज़ें जो है आई हैं। कई इंडस्ट्रियल सेटअप्स हुए हैं, NGOs बनाई गई हैं और इंटरनेशनल कंपनीज़, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ जो है भारत में आई, जिनमें प्रबंधन का एक पूरा प्रोसेस है। हम लोग जब मैनेजमेंट प्रोसेस को पढ़ते हैं, मैनेजमेंट के आइडियाज़ को लेते हैं, तो हम देखते हैं कि लोग जॉब करने के लिए जाते हैं, उसमें भी एक हायरार्की यानी एक चरण है जिसमें एक के बाद उसके जूनियर कौन होगा, उसका जूनियर कौन होगा, ये एक प्रोसेस होती है और हर किसी का कार्य निर्धारित होता है। यहाँ पर मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर यही चीज़ आती है। हम देखते हैं कि मैनेजमेंट प्रोसेस मेनली इन 5 चीज़ों से मिलकर के बनती है, जिसमें है प्लानिंग या नियोजन, दूसरा है ऑर्गेनाइज करना या संगठित करना, तीसरा है स्टाफिंग या नियुक्तियाँ, चौथा डायरेक्शन या दिशा निर्देश देना, और अंतिम है नियंत्रण या समन्वय यानी कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। कोई भी संस्था बिना इसके वर्तमान समय में नहीं बनाई जा सकती है। ये हमारे संस्थाओं के वर्तमान समय के आवश्यक तत्व हैं। ये एक मैनेजमेंट प्रोसेस के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। इनके बिना हम इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कोई भी संस्था बिना प्लानिंग या नियोजन के आगे नहीं बढ़ सकती है। आप अगर किसी कंपनी को खड़ा करना चाहते हैं, कोई दुकान भी खोलना चाहते हैं, तो आप अचानक रात में सपना आया और सुबह उठ करके दुकान खोल लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको एक नियोजित
सुनियोजित जो है एक ढांचा तैयार करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ से पैसे का अरेंजमेंट, यहाँ से ये, इसके बाद ये, हर एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होगा। तो जो आप पहले विचार अपने दिमाग में लाते हैं, प्लान करते हैं, दैट इज़ प्लानिंग, दैट इज़ नियोजन। दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग संगठन करते हैं। संगठन यानी मैंने आपसे कल कहा था कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। कोई भी एक शख्स, एक आदमी अकेला किसी काम को नहीं कर सकता है, उसको एक टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो टीम के लिए भी वो ऐसे लोगों को तलाशता है जिसमें से हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमताओं में काबिल हो, अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य करना जानता हो, उसके हिसाब से ही वो अपने संगठन को तैयार करता है। और जब वो अपने संगठन के बारे में विचार करता है तो ऐसे लोगों को सेलेक्ट करने के मामले में वो बहुत ही स्पष्ट एक दृष्टि या विज़न रखता है, जिसमें कि वो नियुक्तियां करता है, यानी अपने साथ उन लोगों को रखना जिनके साथ बढ़ कर के वो काम करे। ये नियुक्तियां जिन लोगों की जाती हैं, वो शख्स जो कि बिजनेस को या ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा रहा है, उसका ये हक होता है और उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने इन नियुक्तियों को सही दिशा निर्देश दे, ताकि जो भी बिजनेस या जो भी विज़न उसने सोचा है उसको सही दिशा दी जा सके, सही दिशा में ले जाया जा सके। और नियंत्रण तथा समन्वय होता है कि आप चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो मुख्य अधिकारी हो, चाहे वो सबसे नीचे काम करने वाला एम्प्लॉय हो, उनके बीच में समन्वय या कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा या तालमेल में बिगड़ाव होता है तो चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती, सिस्टम अच्छे से नहीं चल पाता। दैट्स वाई मैनेजमेंट प्रोसेस में ये 5 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं 5 पॉइंट्स में से एक पॉइंट प्लानिंग है, जिसको कि हम लोग थोड़ा सा अगर एक्सप्लोर करना चाहें तो हम देखते हैं कि इन 3 लक्ष्यों के, इन 3 एस्पेक्ट्स के सहारे हम जो है इन पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हैं। ये तीनों पॉइंट्स हैं। पहला देखिए, लक्ष्य का निर्धारण करना, यानी अगर आप कोई बिजनेस, कोई आइडिया, कोई कंपनी कुछ भी फॉर्म करना चाहते हैं, कोई भी नया आइडिया डेवलप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप टारगेट डिसाइड करते हैं। मैंने कहा आप टारगेट डिसाइड करते हैं। जो भी आप ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उस लक्ष्य के निर्धारण के बिना कोई भी अगला स्टेप, अगला कदम पॉसिबल ही नहीं है। इस लक्ष्य को निर्धारित करने के साथ आप एक रणनीति तैयार करते हैं। रणनीति यानी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, क्योंकि आपने कोई आइडिया लिया और आइडिया पे बिना रणनीति के आप आगे बढ़ते हैं तो आप यकीन मानिए कि वो आइडिया सफल नहीं हो सकता है। रणनीति तैयार करने का मतलब ये है कि आप उस पर फाइनेंशियल यानी पैसे के रूप में, उसमें मैन पावर के रूप में, उसके रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज के रूप में, कच्चे सामान के रूप में आप इन चीज़ों का उपयोग करेंगे। वो कहाँ से आएंगे, कैसे लगाए जाएंगे, कितनी मात्रा में आएंगे, कितने बजट में आएंगे, इन चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। आखिरी जो इसमें पॉइंट आता है प्लानिंग का, वो है पॉलिसी मेकिंग, यानी आप कौन सी पॉलिसी या किस नीति को फॉलो करते हैं अपने उस संगठन को तैयार करने के लिए। ये पॉलिसी मेकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पॉलिसी मेकिंग में आपने थोड़ा सा भी चूक की तो आपका बना बनाया ढांचा या जो ऑर्गेनाइजेशन आप खड़ा करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं चूक जाएगा या उसमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हम लोग अब बात करते हैं प्रबंधकीय स्तर की या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। वर्तमान समय में हमारे यहाँ पर जो मैनेजमेंट के लेवल हैं उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। विश्व स्तरीय मैनेजमेंट की परिभाषा में यही 3 स्तर मुख्य हैं, जिनमें से मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं एक पिरामिड है जिसमें 3 कॉलम्स हैं। सबसे पहला कॉलम जो है उच्च प्रबंध या टॉप मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, बीच वाला कॉलम मध्य प्रबंध या मिडिल मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा कॉलम जो है निम्न प्रबंध या लोअर मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आपने देखा होगा कोई बड़ी कंपनी है, उसमें अलग अलग पद पे लोग कार्य करते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं रतन टाटा या रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, इनके बारे में जानते हैं। तो आप देखते हैं कि ये लोग जिस रिलायंस कंपनी को या टाटा ग्रुप को मैनेज करते हैं उसके ये लोग सर्वा हैं, ऑल इन ऑल हैं, उच्च प्रबंध में आते हैं। इसमें हमारे चेयरमैन, एमडी या मैनेजिंग डायरेक्टर्स या सीईओज, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आते हैं, जैसे कि सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। इस प्रबंध का काम होता है पूरे के पूरे संस्था को मैनेज करना, संस्था में होने वाले हर बड़े से बड़े डिसीजन को लेना, निर्णय को लेना और उस निर्णय को निम्न स्तर तक पहुंचाना और उसको इम्प्लीमेंट करना या लागू करना। दूसरा होता है मध्य प्रबंध
या मिडिल मैनेजमेंट, जिसमें कि हम लोग विभागीय या डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को देखते हैं, तथा संयंत्र मैनेजर यानी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है वहाँ पर जो मैनेज करता है उनके बारे में बात करते हैं। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी है जहाँ पे कुछ निर्माण कार्य हो रहा है, कोई भी कॉलेज है जहाँ पर अध्यापन कार्य हो रहा है, या कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर है जहाँ पे वित्तीय कार्य हो रहा है, इन सब जगह पर मध्य प्रबंधन, जिनको कि हम लोग मैनेजर्स कहते हैं, वो इस स्तर पर काम करते हैं। उनका कार्य होता है निम्न प्रबंध के ऊपर नज़र रखना तथा उच्च प्रबंध और निम्न प्रबंध के बीच में सामंजस्य को बनाए रखना। वो टॉप मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन को लेकर के लोअर मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं और लोअर मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को लेकर के टॉप मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, जिससे कि लोअर मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट के बीच में सामंजस्य बना रहता है। तो आप कह सकते हैं अ काइंड ऑफ इंटरमीडियरी बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। तीसरे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको कि हम देख सकते हैं कि पिरामिड का आधार हैं, बेस बनाते हैं, वो हैं हमारे श्रमिक। श्रमिक कौन होते हैं? श्रमिक वे हैं जिनके ऊपर की कंपनी या संस्था का पूरा दारोमदार टिका होता है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें, अगर हम किसी एक छोटे से भट्टे का एग्जाम्पल भी लेकर के चलें, तो भट्टे का मालिक ईंट नहीं बनाता है, बल्कि ईंट बनाने के लिए कई सारे जो है एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं, श्रमिक रखे जाते हैं, जो कि ईंटों को पाथते हैं। ईंट तभी बनेगी जब वो ईंट पाथेंगे या बनाएंगे, उसके बाद जो है ईंट को पकाएंगे। मालिक केवल मैनेज करने का काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी संस्था में श्रमिक का जो रोल है वो बहुत अहम होता है, वो इसके बेस को बनाता है और इसको निर्धारित करता है। उम्मीद है आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेरी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। अगला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रबंध की विशेषताएं। आप देख सकते हैं कि प्रबंध की विशेषताएं, वैसे तो प्रबंध अपने आप में ही विशेष है, बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी विशेषताएं शामिल होती हैं। कुछ हम लोगों ने कल भी डिस्कस की थी जो इसके नेचर में शामिल थी, कुछ आज डिस्कस कर लेते हैं कि प्रबंध एक आर्थिक तंत्र है या इकोनॉमिक सिस्टम है। अगर हम किसी उदाहरण के तौर पे देखें तो हम पाते हैं कि वर्तमान समय में जितनी भी कंपनियां खड़ी हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बस रोडवेज सर्विसेज हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, आईटी सेक्टर हो, या कोई भी ग्रोइंग सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, उन सब सेक्टर्स में जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल सिस्टम रन करता है। इकोनॉमिकल सिस्टम का मतलब ये है कि भारत की बात करें तो टॉप मैनेजमेंट हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे स्तर तक काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स, उन सभी का काम जो है इसको इकोनॉमिक लेवल पे चलाना है, देश को इकोनॉमिक लेवल पे रन कराना है। तो प्रबंध की सबसे खास बात यही है कि प्रबंध इकोनॉमिक स्तर पर या आर्थिक रूप से कार्य करने में सक्षम होता है। दूसरा, यह कई स्तरों पर होता है। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि इसके 3 प्रमुख स्तर हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। तो यदि हम इसको इस तरीके से डिफाइन करें कि प्रबंध कई स्तरों पर कार्य करता है, तो आप देख सकते हैं कि अगर टॉप मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर से ऊपर चेयरमैन होता है, चेयरमैन के नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके नीचे सीईओ, यानी उच्च प्रबंधन में टॉप मैनेजमेंट में भी स्तर होते हैं। तो यहाँ पर उसी स्तर की बात की गई है। तीसरा है प्रबंध कला एवं विज्ञान का समन्वय है। ये बात हम इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रबंध की सबसे पहली जो विचारधारा का जन्म हुआ था उसका तथ्य और आधार वैज्ञानिक ही था। हम समस्या, परिकल्पना, प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष के आधार पर किसी अंतिम निर्णय तक पहुंचते हैं और उस निर्णय के हिसाब से ही हम फैसला करते हैं कि भविष्य में हमको क्या करना है, और उसके बाद हम उसके ऊपर प्लान करते हैं। तो ये जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट में, ये साइंस से ही या वैज्ञानिक तथ्यों से ही लिया गया है। और आर्ट का मतलब या कला का मतलब यहाँ पर ये है कि आप कितने बेहतर तरीके से उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, उन चीज़ों में नयापन ला सकते हैं। इसीलिए इसको कला एवं विज्ञान का समन्वय भी कहा जाता है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है या डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक का मतलब है यह हमेशा गतिशील रहने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकती नहीं है। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, मैंने कल आपको एक एग्जाम्पल देकर के बताया था, फिर बताता हूँ कि ब्रह्मांड का वर्चस्व कैसा भी हो वो अपने स्वरूप में समय के अनुसार परिवर्तन करता रहता है। हमारे चाहने से ना रुकेगा, ना हमारे चाहने से उसमें कोई स्वरूप परिवर्तित होगा। यही समय के साथ है। समय जिस तरीके से गतिशील है उसको हम रोक नहीं सकते हैं, उसी तरीके से ये एक स्पॉन्टेनियस या नेचुरल प्रोसेस है प्रबंधन की, और यह हमेशा गतिशील रहता है। अगला, यह मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सदुपयोग है।
मैनेजमेंट का मतलब ही यही है। यदि आपको मैं 100 रुपये दूँ और मैं कहूँ कि आप इसको खर्च कीजिए, तो यदि आप बचत की प्रकृति रखते हैं, बचत के बारे में सोचते हैं, तो आप सोचेंगे कि उसमें से कम खर्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा मैं बचा पाऊँ। ये जो आपने कम खर्च और ज़्यादा बचाने का विचार किया, ये आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ से जोड़ता है, क्योंकि आपको वित्तीय रूप से उस पैसे के मूल्य के बारे में, उसकी वैल्यू के बारे में मालूम है, तो आप कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से प्रबंध करके उसमें से ज़्यादा पैसा बचाया जा सके। इसी तरीके से यदि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने वाला अगर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है, खर्च करता है, तो वो कोशिश करता है कि उतने पैसों में से काफ़ी सारे पैसे बचाए जा सकें और कई सारे पैसों का जो है सदुपयोग किया जा सके। चाहे वो लोगों को रिक्रूट करने की बात हो, भर्ती करने की बात हो, चाहे फिजिकल या भौतिक संसाधनों को उपयोग करने की बात हो। हम संसाधनों को सही तरीके से उपयोग करें तो लंबे समय तक उनका उपयोग सही तरीके से किया जा सकता है। अंतिम है अधिकारों की श्रेणीबद्ध व्यवस्था। हम लोगों ने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात की थी। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में अलग अलग स्तर हैं, हर स्तर पर कोई ना कोई प्रमुख होता है और हर प्रमुख अपने नीचे काम करने वाले लोगों को किसी ना किसी तरीके से मैनेज करता है या उनको अरेंज करता है और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है। इस तरीके से उनको डायरेक्शन भी प्रोवाइड किया जाता है और उनको कोऑर्डिनेट भी किया जा सकता है। एक ये चित्र आपके लिए जो प्रबंध और श्रम के बीच में संबंध को दिखाता है। आप देख सकते हैं कि है उच्च मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट है और ये लोअर मैनेजमेंट है, लेकिन सिस्टम इसके बिना रन नहीं कर सकता है। बीच में एक दीवार है, ये दीवार आप मिडिल मैनेजमेंट की मान सकते हैं, लेकिन उच्च प्रबंधन और श्रम के बीच में कहीं ना कहीं पारस्परिक संबंध जरूर होता है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट में। थैंक यू।